Hello everyone, this side Madhav, your physical education teacher. Today we are going to discuss our fifth chapter in class 12th. The chapter number 5th is Children and Women in Sports. Regarding this, the learning objectives are the chapter number 5 is motor development and factor affecting it. Number 2 point is exercise guidelines at different stage of growth and development. Number 3rd point is common postural deformities, knock knee, flat foot, round shoulders, lordosis, kyphosis, bow leg, scoliosis. 4th topic is sports participations of women in India. 5th is corrective measures for the postural deformities. 6th is special considerations, menarche or menstrual dysfunctions. 7th is female athlete triad, osteoporosis, amenorrhea और ईटिंग डिसऑर्डर. देखें रिगार्डिंग चैप्टर सिलेबस 2020 एंड 21 कुछ रिवाइज सिलेबस आया है जिसमें आपका ये टॉपिक और ये टॉपिक हटा दिया गया है. तो आपको 5 टॉपिक ही पढ़ने होंगे: मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, एक्सरसाइज गाइडलाइन ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज and its corrective measure and its sports participations of women in India. आपको ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस. तो इन एग्जामिनेशंस में भी आपको इस टॉपिक से पूछा नहीं जाएगा और आपको इस टॉपिक को केवल एक बार पढ़ना होगा. एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपके सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं. एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग एक और बात है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहते हैं. तो इस चैप्टर को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे सभी पॉइंट्स को और हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले पॉइंट्स मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. हम लोग का पहला टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट. तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट. तो मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट क्या है कि मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स बोन्स, मसल्स, his or her ability to move around and multiple या manipulate his or her environment. In simple word, we can say that motor development means the development of the various motor abilities from birth till death. मीन इसका ये है कि मोटर डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो चाइल्ड की बोन्स, मसल्स से इंक्लूड करके उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को मैनिपुलेट करता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो वेरियस मोटर एबिलिटीज के साथ बर्थ के साथ स्टार्ट होता है और डेथ तक उनकी चलता रहता है. इन अदर वर्ड्स, मोटर डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव चेंज इन द मूवमेंट थ्रू आउट वंस लाइफ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द एबिलिटी टू मूव द एसेंशियल्स फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट. Various motor development or motor skills are essential for everyday life activities such as sitting, walking, running, climbing, catching, holding, jumping, skipping, throwing, etc. Motor development can be also divided into 2 parts. Number 1 is gross motor development and number 2 is fine motor development. एक बार फिर से हम लोग समझते हैं चीजों को कि इन सिंपल वर्ड कि मोटर डेवलपमेंट वो प्रोग्रेसिव चेंजेस लाता है मूवमेंट्स में थ्रू आउट द वंस लाइफ की एबिलिटी, जो एसेंशियल एबिलिटीज है ह्यूमन की डेवलपमेंट होने के लिए वेरियस मोटर एक्टिविटीज में जो कि एवरीडे नीड करती है लाइफ में, जैसे सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा, इन सब का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है. मतलब होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज ऑल्सो नोन एज मोटर डेवलपमेंट. फ्रॉम बर्थ टिल डेथ लगातार ये एक्टिविटी चलती रहती है या डेवलपमेंट चलता रहता है. मोटर डेवलपमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 बोल सकते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और नंबर 2 हो सकता है फाइन मोटर डेवलपमेंट. हम लोग बारी बारी दोनों के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है. देखिए, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स इन अ चाइल्ड बॉडी
स्पेशली वाइल सिटिंग, रनिंग, जंपिंग और क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है वो लार्जर मसल्स को इंक्लूड करता है, जो कि इन्वॉल्व करता है लार्ज मसल्स को, जो चाइल्ड की, जो स्पेशली सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा में यूज होती हैं। और नंबर 2 जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व करता है स्मॉल मसल्स को, मतलब इट इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग द जेवलिन, डिस्कस, कैचिंग अ बॉल और स्मैशिंग अ वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक एक्सपीरियंसेस विथ और विदाउट अपरेटस एक्सेट्रा। मतलब हमें अपनी बॉडी से के स्मॉल मूवमेंट्स को या फिंगर टिप से या फिंगर और हैंड से में जो भी वर्क करना होगा, ये सब फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि जेवलिन को कैसे पकड़ना है, डिस्कस को कैसे थ्रो करेंगे, बॉल को कैसे कैच करेंगे, वॉलीबॉल को स्मैश कैसे करेंगे, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को अपरेटस और विदाउट अपरेटस कैसे यूज करेंगे। तो ये दो डेवलपमेंट हैं मोटर डेवलपमेंट के। पहला है ग्रॉस मोटर और दूसरा है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर इन्वॉल्व करता है लार्जर मसल्स को और फाइन मोटर इन्वॉल्व करता है स्मॉल मसल्स को। मोटर डेवलपमेंट इन द चाइल्ड, ये भी एक अपने आप में टॉपिक है जिसके 3 स्टेजेस होते हैं। हम लोग अब उसके बारे में पढ़ेंगे। मोटर डेवलपमेंट के बारे में जान लिया, अब हम लोग जानेंगे मोटर डेवलपमेंट इन अ चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन क्या होता है, उसके 3 कैटेगरी हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन होने की। नंबर 1 होती है अर्ली चाइल्डहुड। मैंने पहले यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूं कि मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट चिल्ड्रन क्या है, इसके 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 अर्ली चाइल्डहुड, नंबर 2 मिडिल चाइल्डहुड और नंबर 3 इज मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन को 3 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसको नंबर 1 है अर्ली चाइल्डहुड जो 3 से 6 ईयर होती है, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स होती है और लेट चाइल्डहुड जो 11 से 12 ईयर के बीच में होती है। तो सबसे पहले जानेंगे अर्ली चाइल्डहुड। दिस पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर एंड कंटिन्यूअस टू टिल 6th ईयर। द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक प्लेस रैपिडली. This stage is also known as preschool years. In this period, a child becomes perfect in various fundamental skills or movement such as running, jumping, throwing, and acquire a ability to unite or combine these movements. In this period of the time, the children's stride length is increases and they develop more mature running pattern. During this period, the proficiency in the climbing of the ladder become efficient. They can more skillful. The development of end of the early childhood is achieved a satisfactory level. So the systematic training of a children in a various sports such as gymnastic and swimming can be started because their basic movement like rolling, hanging, pushing, pulling, etc. become efficient. They can combine these movements efficiently under the changing of difficult conditions. They become efficient in the various movement combinations such as running, jumping, catching, throwing or etc. movements. Thus, they become efficient in all the movements, but still competitions at this age should be avoided. देखें, अभी हम लोगों ने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड एज। अर्ली चाइल्डहुड एज एक प्री स्कूल एज भी कही जाती है, जो 3 ईयर से स्टार्ट होकर 6 ईयर तक चलती है। मोटर डेवलपमेंट इज दिस पीरियड रैपिडली चेंज होते रहते हैं। हम लोग इसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। बच्चों की वेरियस फंडामेंटल स्किल्स जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा का एबिलिटी को कंबाइन करता है बच्चा, मतलब एक साथ एक्टिविटी को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, जैसे रनिंग करते करते थ्रोइंग करना। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोफिशिएंसी जैसे क्लाइंबिंग, सीढ़ी चढ़ना और
उसकी इफिशियंट हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारी स्किल्स के लिए डेवलप कर लेते हैं अपने आप को। मोटर डेवलपमेंट एंड होने की एज जब आती है तब तक बच्चों को सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम और वेरियस स्पोर्ट्स जैसे जिम्नास्टिक की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस मूवमेंट में, इस एज ग्रुप में रोलिंग, जंपिंग, किकिंग, पुशिंग एक्सेट्रा मूवमेंट को इफिशिएंटली वे से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कंबाइंड मोर इफिशिएंट एंड द डिफिकल्ट कंडीशंस, वो डिफिकल्ट कंडीशन में भी अचीव करने की या कंबाइन करने की एक्टिविटीज करने की कोशिश कर सकते हैं। दे बिकम इफिशिएंट एंड मूवमेंट, वो सभी मूवमेंट को इफिशिएंटली वे से कर सकते हैं, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे थ्रोइंग का हो, चाहे जंपिंग का हो, चाहे किकिंग का हो, चाहे कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें अपने आप को वो स्किलफुल बनाने की कोशिश करते हैं। बट इस एज में कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए बच्चों में, जो आपसी कंपटीशन होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो आपसी कंपटीशन को ना रखें। द second is middle childhood age. Middle childhood age, in this period of the middle childhood start from the 7th years and continues up to the 10th year. During this period of the time, child become active and agile. They have a strong desire to engage the various physical movement and activities. During this period, children have a desire to compete with the children with their own age group. They also have an urge to improve upon their previous performance. During this period, most of the children achieve a mature pattern of the fundamental motor skills. Their postures and the balance become better. They try to become efficient and the variation of the movement which is had already learned. The same movements are performed differently from the different aims, such as jumping for the distance of height or throwing for the distance of the height, etc. They can become a more efficient and more coupling movements, precisions of movements, etc. The speed related abilities developed at a faster rate. Coordinative abilities also have a higher level of the development of this age group, whereas the flexibility is very slow rate. During this period, rules should be flexible and instructions time should be the short, and there should be minimum competitions. Stress should be given to the movement corrections. अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मिडिल चाइल्डहुड एज के बारे में। मिडिल चाइल्डहुड एज स्टार्ट होती है 7 to 10 ईयर के बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड एक्टिव और एजिल होते हैं, स्ट्रांग होती है उनकी डिजायर, एंगेज करने की क्षमता होती है फिजिकल मूवमेंट को, अपने आप को फिजिकल मूवमेंट और एक्टिविटीज में। इस एज के ग्रुप में कंपटीशन परफॉर्मेंस को लेके बड़ा उनका इंप्रूवमेंट करने का बड़ा रुझान रहता है कि अपने आप को इंप्रूव कर सकें परफॉर्मेंस में। और ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन अचीव करते हैं मैच्योर पैटर्न को, फंडामेंटल मोटर स्किल्स को लर्न करते हैं, और जो उन्होंने फंडामेंटल स्किल्स पहले ही सीखी हुई है उनके अकॉर्डिंग ही आगे नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की क्षमता रखते हैं। और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो परफॉर्म करने से डिफरेंटली एबल्ड या डिफरेंट एम, जैसे जंपिंग डिस्टेंस और हाई डिस्टेंस तक फेंकना, कुछ थ्रू करना, ऐसे मूवमेंट का फ्लो करते हैं, ऐसे मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं। स्पीड रिलेटेड एबिलिटीज जो डेवलप करती हैं, फास्टर रेट उनका इंक्रीमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और हायर लेवल तक डेवलपमेंट कर सकते हैं इस एज में, बट द फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अभी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करने की एबिलिटीज कम होती है। इस पीरियड में रूल्स को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए, उनको प्रॉपर कमांड करते रहना चाहिए, और उनको मिनिमम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि स्ट्रेस से भी थोड़ा सा कम हो उनके फिजियोलॉजिकल फैक्टर ना हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस को तब दिया जाना चाहिए जब किसी चीज का करेक्शन करना है। The third one is late childhood. Late childhood start from 11 and continues to the 12th year till the beginning of the puberty. Strength begins the different at the differences of the smalls. Boys and girls are able to compete evenly. Most of the children masters most complex motor skills. They are ready to learn strategies and more complex combinations. Running and jumping movement quantitatively as well as qualitatively developments at a faster rate, and the middle childhood age period
the coaches of the physical education should be given to routine or encourage full skills with the increasing of the stress and strategies as a faster rate and the faster strategies and techniques. अब हम लोग समझते हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड क्या है। तो देखें लेट चाइल्डहुड जो है 11th ईयर में स्टार्ट होता है, 12th ईयर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाता है, जब तक चाइल्ड पुबर्टी रीजन को या पुबर्टी तक ना पहुंच पाए। तब बिगनिंग होता है जब इसका, तब स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट स्ट्रेंथ का इंक्रीमेंट होता है। बॉयज एंड गर्ल्स एबल होते हैं कॉम्पिटिट करने के लिए एक दूसरे के साथ। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड मास्टर हो जाते हैं कभी कभी अपनी एक्टिविटीज में, अपनी कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स में। उनको जैसे जंपिंग, रनिंग विद जंपिंग आता है, तो रनिंग विद जंपिंग में उनकी स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। दे ऑल्सो लर्न टू रेडी टू स्ट्रेटजीज एंड मेकिंग स्ट्रेटजीज फॉर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस, एक्सरसाइजेस एंड मोटर स्किल्स। उनके अंदर ये क्षमता आती है कि कॉम्प्लेक्स प्ले, कॉम्बिनेशंस प्ले, स्ट्रेटजीज को बनाना, इन सब के लिए प्रिपेयर रहना, रेडी रहना, ऐसी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट्स क्वालिटेटिवली, मतलब क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ बढ़ाई जा सकती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ बढ़ाई जा सकती है। डेवलपमेंट फास्टर रेट से होता है मिडिल चाइल्डहुड एज के अकॉर्डिंग, इसमें डेवलपमेंट फास्टर रेट तक होता है। तो कोचेस और फिजिकल टीचर्स को इनके रूटीन को देखते हुए इनको इंकरेज करना चाहिए, साथ साथ इनकी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, टैक्टिक्स को सिखाना चाहिए, टैक्टिक्स स्किल्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये 3 स्टेजेस थी जो मोटर डेवलपमेंट कराती हैं चाइल्ड की। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है मोटर डेवलपमेंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट की डिफिनेशन पढ़ा। मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, नंबर 2 फाइन मोटर डेवलपमेंट, हमने इन दोनों के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन पढ़ा कि मोटर डेवलपमेंट चिल्ड्रन में कैसे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड होता है, मिडिल चाइल्डहुड होता है, लेट चाइल्डहुड होता है, तीनों के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर अफेक्ट जो करते हैं मोटर डेवलपमेंट को, कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं। अब है फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे कि फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट के लिए। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल फैक्टर, नंबर 2 इन्वायरमेंटल फैक्टर, नंबर 3 न्यूट्रिशंस, 4th one is physical activities, 5th one is opportunities, 6th is sensory impairment and the last is obesity. The first one is biological factor. हम लोग समझते हैं कि कौन बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेंगे। तो बायोलॉजिकल फैक्टर आर रिलेटेड टू द जीन्स। These factors are also known as heredity or a genetic factor. The genes which we get from our parents are responsible for the various type of development. It include motor development. The percentage of fast twitch fibers and slow twitch fiber depend on a biological factor. In fact, these factors are likely to affect the rate of ability of motor development. These factors are related to the body shape, size, weight, strength, etc. तो सबसे पहला जो था बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर को हम लोग जेनेटिक फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये हेरिडिटी से रिलेट होता है। वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए मोटर डेवलपमेंट को। जीन्स ही मोटर डेवलपमेंट को डेवलप करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके पास कितनी क्वांटिटी में फास्ट ट्विस्ट फाइबर या स्लो ट्विस्ट फाइबर जो भी है वो डिपेंड करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर में, जो कि हमारी इंडोरेंस और स्पीड से रिलेटेड होते हैं। तो जो इंडोरेंस और स्पीड से रिलेटेड का मतलब हो गया, ये हमारे अंदर रेट ऑफ एबिलिटी या मोटर डेवलपमेंट का डेवलप कर सकते हैं। जब हमारे अंदर फास्ट ट्विस्ट फाइबर अधिक होंगे तो हम एंडोरेंस कवर करेंगे, और जब स्लो ट्विस्ट फाइबर होंगे तो हम स्पीड को जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसे ये चीज हमें बायोलॉजिकल मेथड से ही मिलती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। नंबर 2 है इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज अ फिजिकल और अ सोशल फैक्टर आर लाइकली टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. Research studies to indicate that motor development take place at a faster rate in children who encourage to explore their surroundings. They are given to they are given to more opportunities to take a part in a sports activities. Those children who are not encouraged or motivated towards the motor activities have slow rate of motor development.
In fact, encouragement, love, and the security push a child to take a risk, to explore fearlessly, which leads to the better motor development. देखें, ये देखा गया है कि सराउंडिंग्स में या एनवायरनमेंट में जिन चिल्ड्रंस को इनकरेज किया जाता है वो आगे बढ़ जाते हैं और उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती है, उस अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने आप को डेवलप कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट्स या दैट दोज चिल्ड्रंस जो इनकरेज नहीं होते या मोटिवेटेड नहीं होते बाय द सराउंडिंग्स और मोटर एबिलिटीज से, तो उनकी मोटर एबिलिटी है वो रेट स्लो हो जाता है डेवलपमेंट का. तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. नंबर थर्ड है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशंस इज ऑल्सो लाइबल फॉर द इफेक्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट. ये कह सकते हैं न्यूट्रिशंस फूड प्रमोट्स अ गुड मोटर डेवलपमेंट. Sensory motor development is dependent upon nutrition. If children get nutritive foods, they become stronger, which ultimately lead to a good motor development. On the other hand, if the children do not get a proper nutrition, they are found to be less energetic, and owing to this, their motor development take place slowly. देखिए, न्यूट्रिशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को या चाइल्ड को. एक पुअर न्यूट्रिएंट जो होगा वो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट जो डिपेंडेंट होती है न्यूट्रिशंस पे, अगर चाइल्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, अल्टीमेट गोल को पाने के लिए अपने डेवलपमेंट को अच्छा करेगा. मोटर स्किल्स का अच्छा होगा तो गुड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा और मोटर स्किल्स और मोटर डेवलपमेंट में अच्छा हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएटिव फूड्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएटिव फूड्स एनर्जेटिक एड की तरह काम करते हैं जिससे मोटर डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है. द फोर्थ वन इज फिजिकल एक्टिविटी. टेकिंग पार्ट इन अ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी enhance the motor development at a faster rate. The physical activities must be according to the capabilities of the children. The motor development becomes slow those children who do not take a part in a proper physical activities regularly. Not doing even minor physical activities result in delayed motor development in a children. देखें, मोटर डेवलपमेंट में फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो रेगुलर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते या खेलते कूदते नहीं, उनके अंदर स्लो रेट में मोटर डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू दोज स्टूडेंट्स जो रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्टिविटीज़ में. तो नॉट डूइंग प्रॉपर और एक्सरसाइजेस और माइनर फिजिकल एक्टिविटीज रिजल्ट करती है डिले ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन अ चिल्ड्रन. फिफ्थ है अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज इज ऑल्सो take a part for the motor development if the children get ample opportunities to do more and more physical activities or more activities are likely to have the better development. In fact, the opportunities to participate in motor activities give a better chance for the developing sensory abilities. If the proper opportunities are not given the children, then the motor development cannot take place in those children properly or motor development will be slow on such children. Opportunities एक important role play करती है for the physical development. देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बार पार्टिसिपेट करने से बार बार स्किल्स का डेवलपमेंट होता है. एक्टिविटीज़ में बार बार स्टूडेंट्स को बार बार एक्टिवेट करने उनके अंदर बेटर डेवलपमेंट होता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू. तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर पार्टिसिपेशंस के लिए, मोर एक्टिविटीज़ के लिए और चांस को डेवलप करती है सेंसरी मोटरिंग एबिलिटीज़ को. अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी चिल्ड्रंस को, देन क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट का जो प्लेस है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, तो चाइल्ड में डेवलपमेंट भी बहुत स्लो होगा. नेक्स्ट वन इज सेंसरी इम्पेयरमेंट. Sensory impairment, such a visual impairment, hearing impairment, etc. are known as sensory impairment. So, sensory impairments are likely affect the motor development in a children. Due to this, hearing impairment following the instructions about any type of motor skills become more difficult. In the same way, visual impairment is also down the process of motor development. So it can be said that if there are no sensory impairment in a children, then they will have the better development.
तो अभी हम लोगों ने समझा कि सेंसरी इंपेयरमेंट जैसे विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट अगर कोई है तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि डेवलप करने में उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैसे? अगर कह सकते हैं कि विजुअल इंपेयरमेंट है तो उसको अगर हम लोग कुछ समझाएंगे या सिखाएंगे या बोलेंगे तो उसको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह विजुअल के लिए भी जिनको दिखाई कम देता होगा तो उनके सामने भी यही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सेंसरी इंपेयरमेंट होता है, उससे भी ये लॉस, उसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है चाइल्ड का। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी आर बीइंग ओवरवेटेड और have the negative effect of the motor development of a children. It means that the children who are overweight or obese are not enthusiastic to do any motor abilities or activities and may even feel uncomfortable to do it. Motor development in such a children take a place slowly. Such children take more time to perform motor movements. देखिए ओबेसिटी एक और अहम कारण है मोटर डेवलपमेंट का जो अफेक्ट करता है। ओबेसिटी क्या है कि ओबेस पर्सन हो ये या ओवरवेट हो तो ऐसे लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है मोटर डेवलपमेंट का। हम ये कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन ओवरवेट होते हैं या ओबेस होते हैं वो लेस एनर्जेटिक दिखते हैं या उनके अंदर उतना एंथुजियाज्म नहीं दिखता है जो मोटर डेवलपमेंट के थ्रू मोटर एक्टिविटीज़ में फील करते हैं या हमेशा ही खुद को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट ऐसे चिल्ड्रंस में बहुत स्लोली ग्रो करता है। तो सच चिल्ड्रन टेक अ मोर टाइम टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट। तो ऐसे चाइल्ड हुए जो मोटर मूवमेंट के लिए भी टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको परफॉर्मेंस को बढ़ाने में और इंक्रीज करने में अपने आप को। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने पहले समझा कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप का होता है, मोटर डेवलपमेंट कितनी स्टेजेस थी, तीनों स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और समझा, और जो फैक्टर अफेक्ट करते थे मोटर डेवलपमेंट को उनको भी हम लोगों ने बारी बारी से समझा, जो था बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशन फैक्टर, फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर, अपॉर्चुनिटीज फैक्टर और सेंसरी इंपेयरमेंट फैक्टर एंड ओबेसिटी। तो इस वीडियो में हम लोग ने इस पार्ट को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।